देखो यहाँ देखो, हेडिंग तो लिख लो, लिखो स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब जैसे एक होता है ना कि इंसान का पहले बचपन होता है, बचपन के बाद में क्या आता है, जवानी आता है, और फिर क्या आता है, बुढ़ापा। तो स्ट्रेट लाइन का जो बचपन वाला पार्ट है और जवानी वाला तो चलो ठीक है, क्लास 11 में देखेंगे हम लोग, और बुढ़ापा वाला क्लास 12 में देखेंगे, ये 12th में, ये 11 में। और बचपन में ऐसे होता है ना कि गोलू मोलू कुछ भी नाम हम रख दिया जाता है। तो बचपन में इसी स्ट्रेट लाइन का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप लोग क्लास 9 और 10 दोनों में देखते हुए आते हैं, ठीक है ना। तो 9 और 10 का जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज बेसिकली नथिंग बट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो मैं एक बार यही मान के चलता हूँ कि 9-10 का तो बहुत पुराना बात, सब याद कहाँ होगा आप लोग। तो हम क्या है कि एकदम बेसिक्स से जो है वो चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और वहाँ से फिर धीरे धीरे डेवलप करेंगे इसको, ठीक है। तो एकदम बेसिक्स का अगर मैं बात करूँ तो क्लास 9 में सबसे पहले हमको सिखाया जाता है कि पेज में ऐसा अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो उसको बोला जाएगा एक्स एक्सिस, फिर इसके 90 डिग्री पे एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोला जाएगा वाई एक्सिस, दोनों के मीटिंग पॉइंट को बोला जाएगा ओरिजिन, ये मेरे ख्याल में याद होगा आपको। फिर ओरिजिन की राइट साइड में व्हाटएवर पॉइंट्स और नंबर्स यू प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस दे विल बी ऑल पॉजिटिव, लेफ्ट में अगर आप प्लॉट करते हैं तो दे विल बी ऑल नेगेटिव। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर प्लॉट करते हो तो पॉजिटिव, और नीचे प्लॉट करते हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर क्या है कि आप जब ये बना दोगे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो पूरा जो आपका पेज है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें से इधर वाले इस पार्ट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर क्या है कि किसी भी मतलब क्वाड्रेंट में यू कैन मूव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूव करने के लिए देयर इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो आपको फॉलो करना चाहिए। यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब मान लो कि सपोज करो कि आपको यहाँ पहुंचना, तो पहुंचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यू विल वॉक सर्टेन डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड देन यू विल वॉक सर्टेन डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ऐसे करते समय एक्स के अलोंग आप जितना चलेंगे वो हो जाएगा आपके पॉइंट का, आपके लोकेशन का एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना आप वाई के पैरेलल चलेंगे वो हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। फिर एक बात आता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा। अब आप खुद सोच के देखो कि इधर का सारा पॉइंट पॉजिटिव, इधर का सारा पॉइंट पॉजिटिव, इधर का सारा पॉइंट नेगेटिव, और इधर का सारा पॉइंट क्या है, नेगेटिव। अब अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी एक लोकेशन पे आना है तो आप एक्स के अलोंग भी पॉजिटिव पॉजिटिव पे ही चलोगे, और वाई के अलोंग भी जब आप चलोगे तो आप पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही चल रहे हो। तो ऑल टुगेदर जब आप अपने लोकेशन पे पहुंचोगे तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ रखा होगा वो दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसीलिए आपका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट पे मूव करना चाहते हो तो आप एक्स में किधर को चलोगे, नेगेटिव की तरफ, और वाई में किधर को चलोगे, पॉजिटिव की तरफ। तो फाइनली जहां पर आप पहुंचोगे उसका साइन कन्वेंशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट के कोई भी पॉइंट पे आना चाहते हो तो एक्स में भी नेगेटिव, वाई में भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। चौथे वाले में आना चाहते हो तो एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव, इसीलिए साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। क्लियर मेरे ख्याल। फिर इसके बाद में एक दो और ऐसी फालतू बात सब है, जैसे एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्स कॉमा जीरो। कोई भी पॉइंट अगर आप वाई एक्सिस पे देखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, 0, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इस चीज को। एक्स एक्सिस पे इन पर्टिकुलर अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हैं तो आप सिर्फ एक्स के अलोंग चलोगे वहां पहुंचने के लिए, वाई में तो आप चलोगे ही नहीं। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेट बिठाओगे तो उसमें एक्स का पार्ट भी होना चाहिए और वाई का पार्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा आपको, 5 यूनिट, लेकिन वाई में कितना चलना पड़ेगा, 0। इसीलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, सिमिलरली सपोज करो कि यहाँ पहुंचना है आपको, तो यहाँ पहुंचने के लिए तो सिर्फ वाई में ही चलना ना आपको, एक्स में तो चलना ही नहीं है। लेकिन एक्स में अगर नहीं भी चलना है फिर भी कोऑर्डिनेट लिखते समय एक्स का मेंशनिंग होना चाहिए। तो एक्स के अलोंग अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो कितना चल रहा है बाय डिफॉल्ट, 0। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके 0, वाई। एंड ये एक मतलब प्रोटोकॉल है कि हमेशा एक्स में जितना चला ना उसको पहले मेंशन करेंगे और वाई में जितना चला उसको बाद में मेंशन करेंगे। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पहुंचना है तो ये क्या हो जाएगा 0,6, क्योंकि एक्स में 0 चल रहा है और वाई में कितना चल रहा है 6। चलेगा मेरे ख्याल में, बढ़े आगे यहाँ से। अगला पॉइंट देखो क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस ए का होल स्क्वायर। ना ये भी एक चीज है जो हम बहुत रिपीटेडली बार बार यूज करते रहेंगे, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि 8 माइनस 5 का आंसर कितना होता है, क्या बोलोगे, 3। फिर मैं पूछूं कि 5 माइनस 8 का आंसर कितना होता है, क्या बोलोगे, -3।
अब मैं पूछूं कि क्या 8 - 5 और 5 - 8 ये लोग आपस में इक्वल है कि अनइक्वल, तो आपका जवाब है कि सर अनइक्वल। लेकिन एक बार सोचो यार कि इसका अगर स्क्वायर करने के लिए कह दूं आपसे तो इसका आंसर भी 9 निकलेगा और इसका आंसर भी क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। तो ये लोग तो अनइक्वल था लेकिन इनका स्क्वायर क्या हो गया आपस में, इक्वल। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा ना कि आज के बाद में कभी भी क्वेश्चन करते समय मुझे मान लो कि ऐसा दिखाई दे रहा है 4 - 6 का होल स्क्वायर लिखा हो और मेरा मन कर रहा है कि मेरे को x - 4 लिखने से ज्यादा हेल्प मिल जाएगी तो इसका स्क्वायर में लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। whenever I want I can change this structure into this structure, ठीक है। ये सपोज करो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि y - 13 का होल स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 13 - y का होल स्क्वायर। अब इसमें फिर हम सोचेंगे नहीं कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, चलेगा। दूसरा एक इसी का और मिलता जुलता सिचुएशन है, मान लो कि 5 + 8 कितना आएगा बताओ, 13 -5 - 8 कितना आएगा बताओ, अगेन -13। इफ आई आस्क यू कि 5 + 8 और -5 - 8 का क्या हालचाल, सेम कि अलग अलग, अलग अलग, नॉट इक्वल। लेकिन फिर से स्क्वायर करने कहते तो क्या हो जाएगा, ये भी 169 और ये वाला भी टेक्निकली इट विल बी 160, आया समझ, क्लियर। तो इसको भी हम मतलब जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे कि 5 + 8 का होल स्क्वायर विल बी सेम एज -5 - 8 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन करते समय सपोज करो कभी आपको ऐसा मिल रहा है -4 - x का होल स्क्वायर लिखा हो, तो आप बिना कोई टेंशन के अगले स्टेप में मेक इट 4 + x का होल स्क्वायर एंड फ्रॉम देयर यू सॉल्व इट। फालतू का दो माइनस साइन कैरी करने की जरूरत नहीं, क्लियर मेरे ख्याल। अगला पॉइंट देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इस चीज को फोटो से ही समझने का ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे इसमें अगर मैं पूछूं आपसे तो ये पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा A4,6। इफ आई आस्क यू कि ये वाले पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस होगा ये वाला पार्ट, ये जो भी लेंथ, आया बात समझ। और ये लेंथ कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर 6, इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा 6। सिमिलरली इफ आई आस्क यू कि इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस, राइट। अभी ये वाला डिस्टेंस डायरेक्टली तो इससे रिलेट नहीं करता है, लेकिन रेक्टेंगल होने की वजह से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम। और ये डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट करता है 4, यानी कि x कोऑर्डिनेट। सिंपल रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रखना कि किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसका y कोऑर्डिनेट बताएगा और जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो उसका x कोऑर्डिनेट बताएगा। कोऑर्डिनेट लिखते समय -4 - 6 भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस लिखते समय हमेशा इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो लॉजिक में यहाँ पर आपको ये दूंगा, देखो कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विदाउट साइन। ये विदाउट साइन वाला बात थोड़ा अपन याद रखेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस विल बी इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विदाउट साइन। एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, मान लो कि इस पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 4 नॉट -4, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 6 नॉट -6, क्लियर मेरे ख्याल। फिर नेक्स्ट आपके आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको अपन ये इतना लंबा चौड़ा तरीके से नहीं समझेंगे, आप तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा आपको, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। और इफेक्टिवली वो कैसा दिखाई देगा, तो वो ऐसा दिखाई देगा कि OP इज इक्वल टू √x² प्लस y², ठीक है। इसका अब काम क्या है, तो देखो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो उतना माथा लगाने की जरूरत नहीं, सीधा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, उससे आपका फटाक से आंसर आ जाएगा, क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट आता है देखो कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसके लिए भी लेट अस फर्स्ट सी वन एग्जांपल, उसके बाद में फिर बात करें। मान लो कि ये अपना y एक्सिस हो गया और ये सपोज करो कि आपका x एक्सिस हो गया, और मान लो कि आपके पास में कोई एक पॉइंट है इस तरीके से यहाँ पे p लेट से 5,7। हम सपोज करूँ, या मैं दो एग्जांपल के लिए इसको कॉपी भी कर देता हूँ एक सेकंड। सपोज करो कि इस सिचुएशन में मैं ना x एक्सिस को मिरर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर इसको मिरर बना दिया तो इस बेचारे का फोटो किधर बनेगा बताओ, नीचे बनना चाहिए, मिरर के पीछे फोटो बनता है। और फोटो बनने के बाद में फोटो का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए तो लॉजिक क्या होगा बताओ, कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम। अभी वहां पहुंचने के लिए क्या होगा सोचो, इधर आप चलोगे 5, उधर आप चलोगे 7। यहां पहुंचने के लिए क्या होगा सोचो, उधर आप चलोगे 5, इधर आप चलोगे फिर से 7, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है 4th। तो ये 7 जो है ये खुद को कैसे यहाँ रिप्रेजेंट करेगा 7 में या -7 में, -7। इसीलिए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5, -7।
देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया बात समझ। फिर इसी तरीके से सपोज करो कि आप अगर y एक्सिस को मिरर मान लेते तो उस सिचुएशन में जो इसका फोटो है वो अब नीचे नहीं बनेगा, अब किधर बनेगा, पीछे बनेगा, यहाँ कहीं पे। आया बात समझ। फिर से आप सोचो कि यहाँ अगर आपको पहुंचना है तो फिर से क्या होगा, देखो थोड़ा सा इसका रंग बदल दिया जाए, मान लो कि ये वाला है तो अगर सेम लेवल पे बन रहा है तो ये भी सेम रहना चाहिए, सही कह रहा हूँ शायद। अब वहां पहुंचने के लिए तरीका क्या होगा, सोचो ये 5 और ये वाला कितना 7, सही कह रहा हूँ। अब यहाँ आने के लिए क्या होगा, फिर से वो 5 था तो ये भी 5 रहना चाहिए, और वो 7 था तो ये भी कितना रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सोचो सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या था, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तो टेक्निकली क्या हो जाएगा 5,7। अब यहाँ से देखो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, याद क्या रखना है कि जब आप एक्स एक्सिस को मिरर बना रहे हो ना तो वाई कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ रहा है, एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सिमिलरली जब आप वाई को मिरर बना रहे हो ना तो एक्स कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ रहा है, वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप ऐसे ही याद रखना कि जिसको मिरर बनाओगे वो वाला कोऑर्डिनेट सेम टू सेम, और जो मिरर नहीं बन रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। आया बात समझ। तो यदि आपको मान लो कि 5,7 का इमेज चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस तो 5 सेम रहेगा, 7 का हो जाएगा -7। सिमिलरली अगर आपको 5,7 का इमेज चाहिए अबाउट वाई एक्सिस तो उस केस में अगेन 7 विल रिमेन सेम क्योंकि वाई एक्सिस को आप मिरर मान रहे हो, एंड द एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 5 विल चेंज इट्स साइन एंड इट विल बिकम -5। क्लियर है मेरे ख्याल में। थोड़ा सा जैसे ऐसे चेक करने के लिए आपको मैं एक पॉइंट देता हूँ, -10, -12, इसका इमेज अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा सोचो। नहीं, अबाउट एक्स एक्सिस, तो आंसर विल बी -10, 12। जब भी एक्स एक्सिस पे इमेज बनाना है एक्स को सेम रखना है, चेंज किसको करना है, वाई। एंड इफ आई आस्क यू कि वाई एक्सिस के अबाउट इसका इमेज क्या होगा, -12 सेम, और इट विल बिकम 10, -2। क्लियर मेरे ख्याल। तो ये हो गया आपका इमेज और ये सब वाला बात। ये एक रूल है देखो कि रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस जब करोगे तो एक्स जैसा था, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस के अबाउट करोगे तो वाई जैसा था वो ऐसा ही रहेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट पहले अगर एक्स था तो बाद में कितना हो जाएगा -x। जो भी नंबर रहेगा, जैसे -1 है तो 1 हो जाएगा, और 1 अगर पहले रहता तो बाद में क्या हो जाता, -1। सिमिलरली का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस करवाना है आपको तो एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, वाई का साइन चेंज करना है, पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव, और पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव। क्लियर है मेरे ख्याल। फिर इसके बाद में आता था आपके डिस्टेंस फॉर्मूला, एकदम ही बच्चा वाला चीज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या होता था, देखो यहाँ पे कि जैसे ये पॉइंट है ax1, y1, ये पॉइंट है bx2, y2, a से लेके b तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला कि d इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके इधर इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट आता था आपके सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो कि इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स a एंड b, a का कोऑर्डिनेट x1, y1, b का कोऑर्डिनेट x2, y2, एंड देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन, आई विल नॉट से मिडिल, मैं बिटवीन बोल रहा हूं कि इसके बीच में कहीं पे है, एग्जैक्टली मिडिल में है जरूरी नहीं, ठीक है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक बार के लिए अगर आप x, y मान लेते हो सच दैट यहां से लेके यहां तक का लेंथ और यहां से लेके यहां तक के लेंथ का रेशियो ये वाला है कि AP is to PB is equals to how much, M is to N। तो उस सिचुएशन में x इक्वल्स टू होगा m इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि mx2 प्लस n इंटू उससे दूर वाले पॉइंट का फिर से x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m प्लस। और सिमिलरली y में रिलेशनशिप क्या होगा कि y इज इक्वल्स टू m इंटू दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन में m प्लस। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में कभी याद मत करना, आप इसको ऐसे ही याद रखना जैसे मैंने बताया। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू m इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू फिर से दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू m इंटू दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m प्लस। तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि p का कोऑर्डिनेट देखने में ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें एक स्पेशल सिचुएशन था मिड पॉइंट फॉर्मूला कि अगर मान लो कि आप एग्जैक्टली बीच में पहुंच जाते हो m एकदम बीचों बीच सच दैट कि am और bm का मतलब लेंथ का जो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ am बाई bm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके लिए 1:1। उस सिचुएशन में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, इट विल बी x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि जैसा मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और एकदम बीचों बीच का पॉइंट चाहिए ना, तो बीच वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल बी एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स एंड बीच वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स। सिंपल एकदम, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके बाद में आता था आपके
सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये किसी किसी को क्लास 10 में हो सकता है कि ना मिला हो, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई बता सकता है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? सेंटर पॉइंट बोलना थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि वेग डेफिनेशन है, बाकी और कुछ ट्राई करूं। हाँ, एक ट्राइंगल में टोटल नंबर ऑफ मीडियन कितना होगा? 3। मीडियन का मतलब क्या था? लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, उसको मीडियन कहते हैं। एक ट्राइंगल में टोटल मीडियन कितना होगा? 3। तीनों मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। और टेक्निकली अगर आप फिजिक्स वगैरह के हिसाब से देखोगे तो हाँ, ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन होगा। देखो ये हो गया आपका ax1, y1, bx2, y2, cx3, y3, 3 मीडियन AP, BQ और CR, तीनों मीडियन का मीटिंग पॉइंट G को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और G का कोऑर्डिनेट निकालने का डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो हम लोग को आज के बाद में याद रखना है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, दूसरा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। क्लियर मेरे ख्याल में? बस फॉर्मूला और कुछ खास नहीं। एक चीज और है, वो भी हम थोड़ा याद रखेंगे कि सेंट्रॉइड जो है ना, वो मीडियन वाले लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन वाले लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जिसमें 2 पार्ट जो है वो हमेशा वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट होता है और 1 पार्ट जो है वो हमेशा लाइन की तरफ वाला पार्ट होता है। मतलब अगर मैं AP पे देखूं तो AG वाला पार्ट 2 होगा और GP वाला पार्ट 1 होगा, ठीक है। BQ में देखूं तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, और CR में देखूं तो ये 2 होगा और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ठीक है। फिर इसके बाद में आता था आपके एग्जाम्पल्स, मतलब इतना ही था क्लास 10 के अंदर में। बाकी अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। पढ़ो, पहला एग्जाम्पल पढ़ो। देखो यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स ट्वाइस ए लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, देखना ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है मैं थोड़ा सा बना के बताता हूँ आपको। मानो कि ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है आपका, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये रुको, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है आपको कि y एक्सिस से ये प्रॉपर्ली ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे कुछ। देखो क्लियर है, ये कह रहा है ये, ठीक है, कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड लेंथ कितना है बताओ? ट्वाइस है, तो ये वाला पार्ट भी ओवरऑल ट्वाइस ही होना चाहिए, ठीक है। और आपको वो बोल रहा है कि उसका एक साइड जो है वो एग्जैक्टली y एक्सिस के साथ में ओवरलैप करेगा सच दैट उस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे होना चाहिए? ओरिजिन पे होना चाहिए। और आपको इस ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स का जो है वो कोऑर्डिनेट पूछ रखा है, मतलब आपसे ये पूछा है, ये पूछा है और ये वाला पूछा है। तो ऊपर नीचे का तो मुझे लगता है कि हम डायरेक्टली बता पाएंगे, ये साइड वाले के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे ये अगर पूरा का पूरा 2a है और सवाल के हिसाब से इसका जो मिड पॉइंट है वो कौन है? ओरिजिन है, तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट तो हो गया 0,0, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ अगर 2a होना चाहता है तो ये हिस्सा भी मेरे ख्याल में a होना चाहिए और ये हिस्सा भी मेरे ख्याल में a होना चाहिए। फिर ये y एक्सिस पे लोकेटेड है तो ऊपर के पार्ट में हो जाएगा 0,a और नीचे के पार्ट में क्या हो जाएगा? 0,-, ये समझ में आया। फिर उसके बाद में इस वाले वर्टेक्स पे मैं क्या बोलूंगा कि सिंस क्लियरली ये x एक्सिस पे लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट जो है वो इसका x,0 के फॉर्मेट का होना चाहिए फिलहाल, लेकिन मेरे को x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। प्लस अगर ये x,0 के फॉर्मेट का है तो आई कैन से कि ये जो डिस्टेंस है ना, जिसको मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ येलो कलर से, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? x। आया समझ? और ये वाला पार्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से कितना है? ट्वाइस है, और ये वाला पार्ट कितना है? a। ओवरऑल दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा सोचो, ट्वाइस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलो x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, ठीक है। दिस एम्प्लाइज 4a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सॉल्व करने पे यहाँ से 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और यहाँ से x इक्वल्स टू आई थिंक +-√3a, ऐसा कुछ आ जाए, चलेगा यहाँ तक। अब अपना आंसर थोड़ा ध्यान से देखना, आपका आंसर 2 सेट में आएगा, एक आएगा 0,a 0,-a और एक आंसर होगा -√3a,0। दूसरा सेट आपका होगा 0,a 0,-a एंड √3a,0। कोई जस्टिफाई करके बताए क्यों ये दोनों आंसर जस्टिफाइड है? करेक्ट। आप देखिएगा ध्यान से कि एक ट्राइंगल इस तरह बन रहा है तो उसके हिसाब से अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस का देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए, लेकिन यही ट्राइंगल तो मान लो कि हम इस साइड भी बना सकते थे ना, राइट साइड में,
तो उस केस में कोऑर्डिनेट कैसा हो जाता है, ऐसा। तो इस तरफ के ट्राइंगल के लिए, इस ग्रीन वाले ट्राइंगल के लिए आप समझिए कि ये वाला आपका आंसर है। लेकिन सेम इसी टाइप का एक ट्राइंगल आप राइट साइड में भी आई थिंक इमेजिन कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस पिंक वाले ट्राइंगल के हिसाब से फिर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करो फटाफट कॉपी करो। चल रहे हैं आगे फिर यहां से, लीजिए इसको देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस व्हेन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक बार बोल रहे हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। लिखो क्लियरली PQ इज इक्वल्स टू, पहले ना मैं PQ पे बात करता हूँ। तो PQ अपने गिवन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ। मेरे ख्याल में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। टेक्निकली होना तो यही चाहिए, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए पेन छोड़ के आप लोग बोर्ड पर देखिए। सपोज करो कि मैं अगर फर्स्ट वाली सिचुएशन को एक्सप्लोर करूँ ना, इसमें, या मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को डिस्कस करते हैं। मैं अगर इसको डिस्कस कर, ठीक है ना, फिर इसको काट दे रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा लाइन जो पैरेलल हो वाई एक्सिस से, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में इस टाइप का कोई सिचुएशन हो, सोच के देखो। P x1 कमा y1 और Q x2 कमा y2। इफ यू वांट PQ टू बी पैरेलल टू y एक्सिस, तो आई थिंक ऐसा कुछ फोटो होना चाहिए। लेकिन ऐसे फोटो में ना आप ध्यान से सोचोगे तो एक ऑब्जर्वेशन है जो हम कर सकते हैं कि सच्ची में अगर PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, इन दैट केस Q का x कोऑर्डिनेट और P का x कोऑर्डिनेट हैज टू बी सेम। सोचो, मतलब यहां से पहले इसके नीचे पहुंचे, थोड़ा ऊपर गए तो Q पे पहुंच गए, थोड़ा और ऊपर गए तो P पे पहुंच गए, लेकिन x में तो सेम ही चला ना दोनों में। तो दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम। तो फर्स्ट कंडीशन में आई विल से कि इफ PQ पैरेलल टू क्या y एक्सिस, दैट मींस कि x2 इज इक्वल्स टू x1, और देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक ओके है। अब एक और देखो अचंभा करने वाला चीज, दिस इज इक्वल्स टू होगा, ये मैं साइड में लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y। आज तक तो मॉड नहीं आ रहा था, आज क्यों मॉड आ रहा है। देखो आपको चाहिए डिस्टेंस, आपको y2 y1 का वैल्यू नहीं पता है। हो सकता है कि कभी y2 का वैल्यू y1 से बड़ा हो और कभी y1 का वैल्यू y2 से बड़ा हो, लेकिन आपको तो डिस्टेंस से चाहिए ना। अब अगर सपोज करो कि इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 3 है, तब तो ठीक है, 5 माइनस 3 का वैल्यू 2 आ गया। लेकिन अगर उल्टा है कि इसका 3 है, उसका 5 है, तो आपका आंसर अगर मॉड नहीं लगाते हो तो क्या है, -2, जो कि हो नहीं सकता। इसीलिए सेफ्टी के लिए, सिंस हम श्योर हैं कि हमको डिस्टेंस ही चाहिए, तो हमने मॉडुलस लगा दिया, ताकि इनका वैल्यू जैसा भी हो आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस का हम जब मॉड ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आया बात समझ। सिमिलरली इफ आई गो टू सेकंड कंडीशन कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो फोटो कैसा बनेगा सोचो, इस टाइप का चल, इस टाइम पर P x1 कमा y1, और यहाँ क्या होगा सोचो, Q x2 कमा y2। अभी पैरेलल टू x एक्सिस होते समय कौन सा कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इफ PQ is parallel to, I will say, x axis, then we must have y1 is equals to y2, and if you don't mind तो मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ, this is equals to modulus of x2 minus x1। एक पार्ट 0 हो जाएगा और सेकेंड पार्ट आपका ये वाला। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, डन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहां से, इसको देखो एक बार। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस is 5 units, then find the value of E। ये सब सारा बच्चा वाला क्वेश्चन फटाफट कर देता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्टली ही कह देता हूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो रूट अंडर मेरे ख्याल में a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि 5 यूनिट होगा, तो इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, और ध्यान से आप सिंप्लीफिकेशन को देखते जाना। हाँ, यहाँ से बचेगा मेरे ख्याल में a माइनस 5 का होल स्क्वायर, अभी छेड़ूंगा नहीं इसको, ये वाला मिला के मेरे ख्याल में 9 हो जाएगा, और ये वाला मेरे ख्याल में मिला के 25 हो जाएगा। 9 को वहाँ भेज, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर मेरे ख्याल में यहाँ से 16, और स्क्वायर को उड़ा के उधर भेजोगे तो a माइनस 5 इक्वल्स मेरे ख्याल में +-4 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर को जब आप वहाँ शिफ्ट करोगे तो अभी दिस एम्प्लाइज a माइनस 5 इक्वल्स टू, ये तो 4 होगा, और ये फिर a माइनस 5 इक्वल्स टू -4। यहाँ से मेरे ख्याल में a इक्वल्स टू, एक आंसर 9 आ जाएगा,
और यहाँ से एक आंसर 1 आ जाए। और सिंस आपको एक ही वैल्यू चाहिए था तो यही आपका आंसर। अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से देखो 4 नंबर। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अगेन क्लास 10 का ही एकदम बेसिक क्वेश्चन आप लिखें, लेट द पॉइंट्स बी A 7, 10, B -2, 5 and C 3, -4. Let the points be A 7, 10, B -2, 5, C 3, -4. Now तीनों पार्ट को निकालो तो ए बी इक्वल्स टू आई थिंक रूट अंडर 7 -2 9 हो जाएगा शायद, 9 का स्क्वायर प्लस 10 -5 मेरे ख्याल में 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर आई थिंक 81 प्लस 25, सॉल्व करने पे रूट अंडर 106। BC इज इक्वल्स, देखना ध्यान से, रूट अंडर -2 -3 तो मिला के मेरे ख्याल में -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 तो मिला के मेरे ख्याल में 9 का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो सेम 25 प्लस 81, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 106। फिर CA का आंसर सोचोगे तो रूट अंडर मेरे ख्याल में 7 से ले लो, चलो 7 -3 का होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस 10 -4 तो मेरे ख्याल में 14 का होल स्क्वायर, मिला जुला के रूट अंडर यहाँ से 16 और यहाँ से 196 तो पूरा मिला के मेरे ख्याल में 212। ठीक है आगे लिखो, सिंस AB इज इक्वल्स टू BC, दो साइड का लेंथ सेम आया हमारा, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस। ठीक है 2 मिनट मेरी तरफ देखो, सिर्फ आइसोसेलेस ही चाहिए था कि राइट एंगल्ड भी चाहिए? अभी राइट एंगल निकालने का आगे के क्लासेस में हम बहुत छोटा बहुत सिंपल तरीका देखेंगे स्लोप के हेल्प से, लेकिन अभी जब तक के लिए वो नहीं पढ़ा है तब तक तो बेसिक से ही जाना पड़ेगा। बेसिक से जाने का तरीका क्या है कि अगर सच में राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो इसको बाय हुक और बाय क्रूक पाइथागोरस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पाइथागोरस का प्रॉपर्टी क्या था रिकॉल करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी सोचने वाला बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आप देखो हर जगह स्क्वायर 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 है और ये आपको मिला है ABBCCA, तो इससे आप जज नहीं कर सकते हो कि पाइथागोरस आ रहा है कि नहीं आ रहा। पाइथागोरस जज करने के लिए आपको चाहिए होगा इनका स्क्वायर। आ रहा है बात समझ? क्योंकि इन्हीं में से अगर मान लो कि सच में राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन्हीं में से कोई एक आदमी हाइपोटेनस बनेगा, कोई एक आदमी बेस बनेगा और कोई एक आदमी परपेंडिकुलर बनेगा, और उनका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए मुझे स्क्वायर चाहिए हो। तो लिखो नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलो 106, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 106 एंड CA स्क्वायर या AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 212। अब आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि 106 प्लस 106 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 212। तो लिखिए क्लियरली CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई विल से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियरली CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस एक बार मेरी तरफ देखो, हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अगर स्टेटमेंट ऐसा आया है तो हु इज हाइपोटेन्यूस? CA इज हाइपोटेन्यूस। CA अगर हाइपोटेन्यूस है तो उसका ऑपोजिट वाला एंगल कौन हो? 3 ही एंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम है ABC। तो CA के ऑपोजिट वाला एंगल कौन हो जाएगा ऑटोमेटिकली B। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल B का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। नीचे लिखूं, हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और नीचे लिखो देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो अगला देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। दो बात है, छोटा छोटा एक्स एक्सिस का बात चल रहा है तो पॉइंट का जो चेहरा है वो कैसा होना चाहिए देखने को, x, 0। ठीक है ना? लिखो लेट द पॉइंट बी x, 0। अब यहां देखो जरा, ये इक्विडिस्टेंट शब्द का क्या मतलब कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इक्विडिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। किसका किसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए? इस पॉइंट का इससे और इस पॉइंट का इससे। तो डायरेक्टली नहीं, मिड पॉइंट मत बोलो, मैं जाना नहीं चाहता हूं उतना डिटेल में, लेकिन एक बार चलो बताता हूं थोड़ा सा। आप ऐसा समझें कि मान लो कि यहाँ पे दो सिमेट्रिक पॉइंट, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट हो, उसमें से एक पॉइंट इनका मिड पॉइंट है, नो डाउट। ठीक है, एक पॉइंट इनका मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा पॉइंट ऐसा होगा
कि जिसका अगर आप डिस्टेंस इससे और इससे निकालते हो दे विल बी सेम। तो ऐसा कभी मत सोचना कि इक्विडिस्टेंट अगर मांग रहा है ना तो सिर्फ मिड पॉइंट ही मांग रहा है मेरे से, जरूरी नहीं। मिड पॉइंट इज वन ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, लेकिन और ऐसा बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। ओके, तो यहां पर हम नहीं कह सकते कि मिड पॉइंट मांग रहा है हमसे। चलो आगे सॉल्व करें। तो टेक्निकली अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे सेम रखना है तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट अंडर मेरे ख्याल में 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर बोलूं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज, यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार, यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। फर्दर सॉल्व करने पे देखो 36 16 में से यहाँ 20 बचेगा, बाकी इसको खोल दो तो 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर कौन, यहाँ से 9 को यहाँ ले आओ तो 40, ठीक है ना? शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। अच्छा, एक 20 बचा हुआ था उसको मैंने कॉपी नहीं किया। यहाँ पे होता 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 होना चाहिए था इक्वल टू, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर चला गया, 49 प्लस 20 69 माइनस 9 मेरे ख्याल में 60, तो इधर 60, 14x वहाँ जाके आई थिंक 8x बचेगा। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 8 और सॉल्व करने पे शायद 8, ठीक है ना? और x इक्वल्स टू शायद से 7.5 आएगा, ठीक है? अच्छा, 7.5 आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे? मेरे ख्याल में नहीं, आपको पॉइंट पूछ रहा है, राइट? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट अगर चाहिए आपको तो आपने पॉइंट को अज्यूम किया था x, 0, जिसमें x का आंसर कितना है आपका 7.5, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 7.5, 0 लिखो। हेंस the required point will be 7.5, 0. The required point will be 7.5, 0. Done. Last question आज के लिए. If two vertices of an equilateral triangle are this and this, find the third vertex. ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा करके देखना है। आप देखें कि सवाल के हिसाब से ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनका कोऑर्डिनेट्स मेरे को बताया हुआ है। मान लो कि A 0 0, B आई कैन से 0,2√3 और C का ना मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप ना इन कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक्चुअल प्लॉटिंग करने का जरूरत नहीं है आपको, ऐसे थोड़ा इमेजिनेशन लगाओ। आप सोचो जरा कि ये कहाँ लोकेटेड हो। ये दिख रहा है मेरे को कि ये ओरिजिन पे है एग्जैक्टली, ये वाला एक्स एक्सिस पे ही, फर्दर एक्स एक्सिस पे नहीं, कहाँ जा रहा है ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है? ये कहाँ जा रहा है बताओ, गलत तो नहीं लिखा कुछ? हाँ ठीक है, ये वाई एक्सिस पे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन कुछ ऐसा रहा होगा ना शायद, देखना ध्यान से, कि एक साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है वाई एक्सिस पे इस तरीके से बैठा हो, ठीक है? और जो बचा हुआ वर्टेक्स है वो ऑब्वियसली किधर हो सकता है, एक तो इधर हो सकता है, ऐसे जोड़ दिया, या क्या पता बैक साइड में भी हो सकता है यहाँ, कि ऐसे जोड़ दिया। आया बात समझ? अब इससे मेरे को ये पता चला कि ये जो पॉइंट है ये पक्का या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फिर किधर है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसीलिए आई विल चूज द पॉइंट टू बी x, ठीक है? इन केस ये सब सारा घटिया एनालिसिस दिमाग में करने के बाद में मेरे को एक फीलिंग आता कि मेरा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो x एक्सिस पे लोकेटेड है या y एक्सिस पे लोकेटेड है, तो उस केस में मैं इसको x, y नहीं लेता, क्योंकि x, y लेने से फालतू का मेरा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है। आया बात समझ? तो अगर मेरे को फीलिंग रहता, ये क्लैरिटी रहता कि द पॉइंट मस्ट बी लोकेटेड समवेयर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मैं अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर देता। अगर एक्स एक्सिस पे लोकेटेड होता तो क्या लेता बताओ, x, 0, और वाई एक्सिस पे लोकेटेड होता तो क्या लेता 0, नहीं आया समझो, ठीक है मेरे ख्याल? चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ कि यार ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो सारी साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। सही कह रहा हूँ शायद? लिखो नाउ AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू C। आप क्या करो कि पेयर वाइज इसको कंपेयर करो। एक बार ना आप AB इक्वल्स टू BC को एक्सप्लोर करो और एक बार आप BC इक्वल्स टू,
ठीक से। अब एक बार ए बी इक्वल टू बी सी को एक्सप्लोर करो और एक बार आप बी सी इक्वल टू सी ए को एक्सप्लोर करो, तो देखो क्या आता है। तो ए बी इक्वल टू बी सी में क्या आएगा सोचो, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर मेरे ख्याल में 0² और प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, सही कह रहा हूँ शायद। और बी सी का क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में x² प्लस y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। खोल दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी लगा दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में 12 इक्वल्स टू x² प्लस, इसको खोलो आई थिंक y² माइनस 4√3y और प्लस फिर से 12, तो 12 कौन शायद यहाँ से, एंड यू शैल बी लेफ्ट विथ x² प्लस y² माइनस 4√3y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर। ठीक है, फिर हम बी सी इक्वल टू सी ए को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बी सी इक्वल टू सी ए में क्या होगा, देखो बी सी का बात करोगे मेरे ख्याल में रूट अंडर आई थिंक क्या x² प्लस y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, और सी ए को देखोगे तो शायद से x² प्लस y स्क्वायर, फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक x² प्लस y² माइनस 4√3y प्लस 12 इक्वल्स टू आई थिंक x² प्लस y²। इस बार दोनों कट जाएगा और आप इस 4√3 को वहां भेज दो, तो यू विल गेट 12 इक्वल्स टू 4√3y। काटोगे तो 4 से 12 3 और √3 से 3 काटोगे तो आई थिंक √3, तो यहाँ से y इक्वल्स टू यू विल गेट √3। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके आगे ये जो y मिला है आपको, इसको आप यूज कर लो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, रिकॉल करो क्या था, x² प्लस y² माइनस 4√3y इक्वल्स टू 0, x² प्लस y² माइनस 4√3y इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x² प्लस y के जगह पर √3 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू √3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x² प्लस 3 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आई थिंक x² इक्वल्स टू 9 और यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। वापस से आप सोचो कि प्लस माइनस 3 जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली है। क्यों है, देखो शुरू में जो हमने इमेजिनेशन लगाया था, एक आदमी को कहाँ आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक को कहाँ आना है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता था, प्लस कमा प्लस, इसमें होता था माइनस कमा प्लस, तो अकॉर्डिंगली ठीक है, तो आंसर बढ़िया है। आप नीचे लिखो हेंस थर्ड वर्टेक्स इक्वल्स टू थर्ड वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 3, √3 और माइनस 3, √3 और माइनस 3, क्लियर मेरे ख्याल। हाँ, एक्सप्लेनेशन ठीक है, समझ में आ गया पूरा। चलो ठीक है, आज ही ले इतना ही।